Hello students, welcome to Made Over Chemistry. This is Renu Gupta and today we are going to start class 9th first chapter, that is matter in our surroundings. So सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि what are matters. Matters क्या होते हैं? कोई भी substance और material जो हमारी आसपास हमको मिलता है उसको हम matter कहते हैं. ठीक है, जैसे मेरे हाथ में आप ये पेन देख रहे हैं, ये बोर्ड हो गया, माइक हो गया, या आप हो गए, मैं हो गई, प्लांट्स हो गए, कार हो गई, एनीथिंग, एनी मटेरियल, एनी सब्सटेंस दैट वी फाइंड इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, तो ये हो गए मैटर्स. तो ये तो मैटर्स की बात कर ली. तो नॉन मैटर ऐसी कौन सी चीज़ें जो नॉन मैटर होते हैं, जो मैटर नहीं होती हैं? तो उसमें आ जाएगी लाइट, साउंड, आपकी शेडो. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नॉन मैटर में आती हैं. तो इसका कोई एक साइंटिफिक या लॉजिकल डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना, कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैटर्स क्या होते हैं और नॉन मैटर्स क्या होते हैं. तो यहाँ पर डेफिनेशन हम देख लेते हैं. मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड मेड ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी चीज़ जिसका मास होता है, मास मतलब उसका कुछ वजन होता है. ऑक्यूपाई स्पेस मतलब उसका कुछ वॉल्यूम होता है. आप जैसे कहीं पर कोई चीज़ रखते हो, अगर मान लीजिए मैंने ये पेन है, ठीक है, मैंने ये यहाँ पर रखा, तो इसने ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करा है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ दिस पेन. ठीक है, इस पेन का वो वॉल्यूम हुआ कि इससे कितनी जगह स्पेस ऑक्यूपाई करा है. अब ये मैं अगर बैग में रखूँगी, मैं पॉकेट में रखूँगी, या मैं किसी भी बुक के ऊपर रख दूँगी, इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना. तो मतलब जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. एंड मेड ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. तो अगर पार्टिकल्स की हम बात करें तो पार्टिकल इतने छोटा सा एक सब्सटेंस होता है, या एक सब्सटेंस का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, लिटिल पार्ट होता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. इवन एक वाटर की जो छोटी सी ड्रॉप होती है उसको भी हम मैटर कहते हैं. ठीक है, एक सैंड का पार्टिकल हो गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर. तो पार्टिकल्स हो गए. अगर हम बात करें कि पार्टिकल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स. तो कोई भी टाइनी पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वो होता है पार्टिकल. तो पार्टिकल क्या हो गए? कोई भी एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते. और अगर दो मैटर के, हम कोई भी दो डिफरेंट मैटर है, सपोज करो ये पेन है और ये बोर्ड है, दोनों डिफरेंट मैटर्स हो गए, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे जिनसे ये मिलकर के बना है, या ये बोर्ड है जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, इन दोनों का शेप, साइज और नेचर वेरी करेगा, डिफरेंट होगा. मतलब कोई भी दो मैटर होंगे, इतने सारे भी हमने मैटर का नाम लिया, तो कोई भी जो दो मैटर होंगे उनके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट होंगे इन शेप, इन साइज और इन नेचर. राइट, तो ये हमको डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि व्हाट इज मैटर. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. पहला, हम आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, ठीक है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम जो मैटर है उसको मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी. बीईसी इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. लेकिन ये हम नहीं पढ़ेंगे, प्लाज्मा एंड बीईसी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं, या आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम मेन पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब देखते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर. जो मैटर है इट इज़ डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. राइट, तो आप इसको पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद हम पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती है पार्टिकल्स में.
ओके, पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनकी खासियत होती है। अब जैसे आप ये बताओ, हम आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि जो आपका क्लासरूम है दैट इज अ मैटर, ठीक है, एंड यू ऑल आर डिफरेंट पार्टिकल्स। मतलब आप अलग अलग पार्टिकल्स हो गए अपने ही क्लास के, मतलब एक ही मैटर के डिफरेंट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो अब हम पहला पॉइंट समझते हैं, हैव स्पेस बिटवीन देम। जब भी आपको क्लासरूम में बैठाया जाता है तो क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर गैप दे करके एक बच्चे के संग बैठाया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल एकदम ऐसे सट सट के बैठते हैं। थोड़ा एक बेंच है तो एक बेंच पे 2 लोग बैठेंगे, इस तरह से थोड़ा सा स्पेस आपको दिया जाता है। तो उस तरह से आपका सिटिंग प्लान होता है। तो पहला है हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स हैं या जो बच्चे हैं वो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है, राइट। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब इसको कैसे समझेंगे। अब आपकी मैम ने आपकी सीट तो फिक्स कर दी है, पर क्या आप हमेशा वहीं बैठे रहते हो? कभी इधर भाग रहे होते हो, कभी उधर भाग रहे होते हो, कभी पेंसिल शार्पन करनी है, कभी विंडो पे जाना है, कभी किसी फ्रेंड को कॉपी देनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, ये सब आपका चलता रहता है। तो आप हमेशा एक मूवमेंट वाली फेस में रहते हो, एक जगह तो नहीं बैठते हो ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। हमेशा वो इधर उधर भागते ही रहते हैं। और वो भागते क्यों है? क्योंकि उनके अंदर, उन पार्टिकल्स के अंदर अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप के अंदर एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी तो आपको इधर उधर मूवमेंट कराती है। तो उसी तरह से जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और वो पार्टिकल और फास्ट मूव करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। अब आपकी मैम आपसे बहुत परेशान हो गई हैं क्योंकि वो बार बार आपको बोल रही हैं कि आप अपनी सीट पर बैठिए, बट आप है कि वो सुन ही नहीं रहे हो। तो फिर क्या होगा, आपको दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुछ बच्चों को जो ज़्यादा शैतानी कर रहे होते हैं उन बच्चों को 5-6 बच्चों को उठाया और दूसरे सेक्शन में डाल दिया। तो क्या हो गया, आप तो वहाँ पे भी जाके मिक्स हो गए, है ना। क्योंकि आपको तो, लेकिन जो आपकी फ्रेंडशिप अपनी ही क्लास के फ्रेंड्स के संग थी, जो अपने ही क्लास के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ थी, क्या वैसी बॉन्डिंग आपकी दूसरे क्लास के संग बनेगी? एकदम तो नहीं बनेगी, धीमे धीमे 1-2 साल में शायद बन जाए, लेकिन एकदम से नहीं बनेगी। तो इसमें क्या हुआ कि हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज। डिफ्यूज क्या होता है? डिफ्यूज मैं आपको बताऊंगी, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है। या जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई, जैसे ये पार्टिकल्स हो गए तो वो दूसरे जो पार्टिकल्स आएंगे वो इसके बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। दिस इज द डिफ्यूजन। और इंटरमिक्सिंग, आपस में मिक्स हो गए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स। जो अलग अलग मैटर थे, अलग अलग क्लास में गए ना आप, तो दोनों अलग अलग मैटर हो गए और पार्टिकल्स भी अलग अलग हो गए। तो डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके बाद आता है, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो आपका अपनी ही क्लास के जो फ्रेंड्स थे आपके, उनके संग जो आपकी बॉन्डिंग थी, वो बॉन्डिंग आपकी जो नए बच्चे हैं उनके संग नहीं बन पाएगी, है ना। और उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के, या जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स क्या, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो उन पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है? इट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये डिफरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई पार्टिकल की, और ये आप अपने ऊपर अप्लाई करके याद करना तो आपको याद रहेंगी क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम पहले देखेंगे, 2 डेफिनेशंस देख लेते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन,
is the process in which molecules of a substance move from higher concentration to lower concentration and goes on until a uniform mixture is formed. इसका मतलब क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और उनका वो मूवमेंट तब तक चलता है जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। नहीं आया समझ? चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अगर आपने सपोज करो यहाँ पर परफ्यूम आपने डाला, ठीक है, यहाँ पे आपने परफ्यूम स्प्रे करा, तो उसकी कंसंट्रेशन मतलब उसकी क्वांटिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? जहाँ पर आपने स्प्रे करा, यहाँ पर आपने स्प्रे करा तो आप उसकी क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी ना। लेकिन धीरे धीरे आप क्या फील करोगे कि आपको तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको तो उसकी स्मेल ऑटोमेटिकली आ ही रही है। तो कोई जो दूसरा फ्रेंड या ब्रदर सिस्टर आपका उस रूम में है, थोड़ी देर में उसको ये फील होगा कि पूरे रूम में आपके परफ्यूम की स्मेल आ गई है। ऐसा होता है ना? तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब जो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर जो परफ्यूम के पार्टिकल्स आए थे वो उन्होंने एयर के, क्योंकि एयर तो मूव कर रही होती है रूम में या कहीं पर भी, तो वो एयर के पार्टिकल्स के संग मिक्स होकर के वो मूव करना शुरू कर देते हैं पूरे रूम में। और जब तक पूरे रूम में एक सी स्मेल नहीं हो जाती तब तक उनका मूवमेंट चलता है। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from higher concentration to lower concentration and goes on until a uniform mixture is formed. जब तक पूरे रूम में एक सी स्मेल नहीं हो जाएगी तब तक वो पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। अब देखते हैं हम ऑस्मोसिस। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट क्या होता है? आपने ये सब पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट होता है जिसमें किसी भी चीज़ को हम डिसॉल्व करते हैं, और जिस चीज़ को डिसॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्यूट। सपोज करो एक ग्लास में पानी है आपके पास और शुगर है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। जो ग्लास में जो पानी है आपके पास दैट इज सॉल्वेंट, उसी में तो हमको शुगर को डिसॉल्व करना है। तो सॉल्वेंट क्या हुआ? पानी, और शुगर क्या हुई? सॉल्यूट। और जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन, राइट। अब इसके बाद डेफिनेशन में हमारी है द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब आप समझ गए कि क्या सॉल्वेंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें कोई चीज डिसॉल्व करी जा रही है। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है एक कोई पतली सी झिल्ली, ठीक है, एक पतली सी लेयर। अब आप ये देखो, आप ने देखा होगा कि जो रेजिन्स होती हैं, जो किशमिश होती है, अगर उसको रात में आप पानी भर के कटोरी में और उसमें आप उसको सोख करके रख दो तो सुबह वो क्या होती है? वो एकदम स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पानी क्या हो गया? यहाँ पर पानी हो गया सॉल्वेंट, और जो किशमिश है वो अंदर से तो ड्राई है, ठीक है। तो पानी जो है और जो इसकी लेयर हो गई, किशमिश की जो आउटर स्किन हो गई, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मेनली जो पर्पस होता है वो होता है कि सेलेक्टिवली चीज़ों को, क्योंकि इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, उन सेलेक्टिव जो उस पोर्स के थ्रू पास हो सकती हैं चीज़ें, सिर्फ उन्हीं को अलाउ करती है अपने अक्रॉस पास होने के लिए, ठीक है। तो सेलेक्टिवली सेमी परमेबल मतलब सेलेक्टिवली परमेबल हो जाती है ये, कि सेलेक्ट करती है, हर चीज को नहीं अपने थ्रू पास होने देगी, राइट। तो इसमें जो किशमिश है, रेजिन जो है, उसकी आउटर स्किन हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो सैप भरा हुआ है, जो रसा है किशमिश के अंदर, जो स्वीटनेस है, वो हो गया सॉल्यूट, ठीक है। और वो पानी में आपने डिप करके रखा, वो हो गया सॉल्वेंट। तो अब पानी बहुत सारा है कटोरी में, ठीक, और किशमिश कितनी है? इतनी छोटी सी, तो उसके अंदर सॉल्वेंट तो बहुत कम है, तो वहाँ पर पानी की अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट ड्राई सी होती है किशमिश। तो वो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मतलब जो वाटर पार्टिकल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है किशमिश के अंदर, उसी से तो किशमिश फूल जाती है, उसी से स्वेलअप होगी ना वो, जब उसके अंदर पानी भर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लो, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
आई थिंक कि अब आपको समझ आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब इन दोनों डेफिनेशंस को आप यूज़ कर लो, क्योंकि दोनों डेफिनेशंस बार बार आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। और आप सबको पता है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट्स मैटर की होती हैं, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम एक बार पढ़ लेते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है बच्चों, डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है एंड इनकम्प्रेसिबल होता है। मतलब डेफिनेट शेप, कोई भी सॉलिड की आपने एक शेप देखी होगी कि उसकी फिक्स शेप होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे रबड़ बैंड है, अगर रबड़ बैंड की आपने एक शेप देखी है, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगा के स्ट्रेच करा और उसको वापस छोड़ दोगे, वो वापस अपनी शेप में ही आ जाएगा, जो उसकी ओरिजिनल शेप होगी। तो उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, अगर आपने उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया ऐसे खींच करके, तो जब आप वापस फोर्स छोड़ दोगे तो जितना उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी रबर बैंड जो है, वो उतना ही उसका आ जाएगा ओरिजिनली। इनकम्प्रेसिबल जो सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं करे जा सकते। अगर आप एक सॉलिड ब्रिक ले लो और आप उसको इस तरह से प्रेस करो तो क्या वो कंप्रेस होगी? ये मार्कर है, अगर हम इसको कंप्रेस करना चाहें तो ये क्या कंप्रेस हो रहा है? ये पिचक रहा है, दब रहा है? नहीं हो रहा ना। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम फोम जो है, फोम भी एक सॉलिड है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ, जो फोम होता है वो सॉलिड होता है ना, लेकिन वो तो कंप्रेस होता है। तो देखो उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा होगा फोम में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में क्या एयर फिल करी होती है। तो जब आप उसको प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो एयर जो उसमें से बाहर निकल जाती है, ठीक है। और वो इस वजह से कंप्रेस होता है क्योंकि इसमें होल होते हैं और एयर ने जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करा होता है। तो जैसे ही आप उसको दबाओगे वो एयर बाहर निकलेगी, और जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे वो एयर जो है आसपास की वो फिर उस फोम के पोर्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। तो वैसे फोम जो है वो एक सॉलिड होता है। इसके बाद चलिए इसमें हम लिक्विड में देख लेते हैं। डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। आपको पता है कि लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो जिस भी कंटेनर में आप उस लिक्विड को ट्रांसफ़र करोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। तो डेफिनेट वॉल्यूम हो गया। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब 200 अगर ml है तो वो चाहे आप एक किसी भी कंटेनर में रखो, एक बॉटल में फिल करो 200 ml, या आप ग्लास में निकालो 200 ml, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जो बॉटल है वो बॉटल की शेप में आ जाएगा मिल्क, और जो ग्लास है वो ग्लास की शेप में आ जाएगा मिल्क, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट टोटली इनकम्प्रेसिबल नहीं होते हैं, जैसे इंजेक्शन होता है, ठीक है। अब इंजेक्शन सिरिंज में जो है वो दवाई भरी जाती है और फिर उसको आपने देखा होगा एक पीछे पंप सा लगा होता है, उसको प्रेस करते हैं, पिस्टन सा लगा होता है, उसको प्रेस करते हैं तो वो पानी बाहर आता है। तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स है थोड़ा सा उनमें कंप्रेशन हुआ था, थोड़ा सा वो क्लोज आए थे। कंप्रेस करना मतलब दबाना, थोड़ा हम पानी को थोड़ा सा दबा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। गैसेस में देखेंगे तो नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। एंड हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि LPG, CNG ये सब क्या है, ये सब गैसेस ही तो हैं। इनको क्या अंडर प्रेशर, प्रेशर के इनके ऊपर प्रेशर डाल करके इनको कंप्रेस करा गया है और फिर वो सिलेंडर्स में फिल करा गया है, तो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। इसके बाद सॉलिड्स में आइए, सेकेंड पॉइंट है डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट। क्योंकि ये डिफ्यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते वो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। जो सॉलिड्स हैं वो डिफ्यूज़ नहीं करते हैं। अब आपको डिफ्यूज़ की या क्या होता है डिफ्यूज़न वो क्लियर होगा, है ना, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन आपको समझाई थी डिफ्यूज़न की। तो सॉलिड्स जो है वो डिफ्यूज़ नहीं करते हैं, और अगर इन स्पेसिफिक कंडीशंस अगर करते भी हैं तो क्या होगा, बहुत ही लिटिल अमाउंट में करेंगे। लिक्विड, जितने भी सॉलिड लिक्विड गैसेस होंगी वो सारी लिक्विड्स में डिफ्यूज़ करती हैं, मतलब उसमें मिक्स हो जाती हैं।
और एक रेगुलर सा सॉल्यूशन फॉर्म कर लेती है। अब जैसे गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब क्या है, ये पानी में डिजॉल्व होती है ना, मतलब उस जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर में कम है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी, मतलब पानी में मिक्स हो जाएंगी। ऐसे ही अगर शुगर की बात करें हम या सॉल्ट ले लीजिए, उसको क्या है, एक गिलास पानी में आप डिज़ोल्व करिए तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगी, वो उसके अंदर घुल जाएगी और उसका तब तक घुलेगी जब तक पूरा सॉल्यूशन एक सा ना हो जाए, मतलब वो जो पूरा सॉल्यूशन है वो मीठा हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, और वो पूरा कोई भी आप सिप लेंगे उसमें उसकी स्वीटनेस जो है वो सेम रहेगी। ऐसी कोई भी लिक्विड है, आप मिल्क ले लीजिए, आप लेमन जूस ले लीजिए, अगर आप पानी में उसको मिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसका मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं। गैसेस में देखिए डिफ्यूज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट जो है डिफ्यूज करता है। जैसे हमने देखा था परफ्यूम क्या है, वो एक एयर ही तो निकलती है उसमें से, है ना, तो वो जो एयर है या लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं उसके, वो सब एकदम डिफ्यूज हो जाते हैं। तो एयर जो है वो बहुत जल्दी, अब गैसेज हैं, गैसेज मिक्सचर ऑफ गैसेज है, सारी गैसेज इसमें डिफ्यूज करी हुई हैं एटमॉस्फेयर में, तो गैसेज जो है बहुत ईजिली या बहुत फास्ट डिफ्यूज करती हैं। इसके बाद सॉलिड में देखेंगे मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको ध्यान हो तो हम सॉलिड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं ये बिल्कुल ऐसे आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, ये हो गया सॉलिड। अब लिक्विड कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसके पार्टिकल्स में स्पेस आ जाता है, दिस इज लिक्विड। और गैस कैसी होगी, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होंगे इसके, यही होता है ना। तो ये जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं जो एक प्लेन पर लगे हुए हैं, और हमने यहाँ पर बोला है मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये जो मैं डार्क कर रही हूँ ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है। तो इसमें बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से क्या होता है, ये पास पास होते हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में ये देखो कितना स्पेस हो गया यहाँ पर, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, तभी वो दूर होने लगते हैं। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से क्या है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा या मैक्सिमम जो मिनिमम स्पेस है, कोई भी चीज़, सॉलिड्स इसीलिए इतने रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब इतने हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम होता है, तो वो उन पार्टिकल्स को कंप्रेस कर ही नहीं सकते, कहीं स्पेस ही नहीं है, हम कहाँ दबाएंगे इन्हें पार्टिकल्स को, कहीं दबा सकते हैं, कहीं स्पेस होगा तब दबाएंगे ना, तो इसीलिए ये जो है रिजिडिटी होती है सॉलिड्स में, बहुत रिजिड होते हैं। लेकिन यहाँ लिक्विड में देखो थोड़ा सा स्पेस है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सिरिंज है उसमें हम लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो ही थोड़ा सा यहाँ पर कंप्रेस होंगे, मतलब पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज आ जाएंगे। अब यहाँ गैस में तो पार्टिकल्स इतनी दूर दूर है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, इनको बहुत इजीली कंप्रेस करा सकता है। अगर इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये पास पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं, गैसेस जिस भी कंटेनर में भरी जाती हैं या जिस भी कंटेनर में ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उसकी वॉल पर एक फोर्स अप्लाई करती रहती हैं ये, क्योंकि इसके पार्टिकल्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, गैस के पार्टिकल्स में इधर उधर भागते ही रहते हैं, और जब ये जाकर के वॉल से टकराते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं उसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ाती हूँ आपको। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, डेंसिटी।
सॉलिड्स की डेंसिटी जो है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है ना, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और जिन चीज़ों की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो वाटर में सिंक कर जाते हैं। जैसे आप एक आयरन नेल ले लो, आयरन नेल आप पानी में डालोगे वो सिंक कर जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से कोई भी स्टोन ले लो आप, स्टोन आप डालोगे पानी में वो भी सिंक कर जाएगा। तो क्या आइस क्यूब जब आप लेते हो और आप उसको वाटर में डालते हो तो क्या वो भी सिंक करता है? नहीं करता ना। तो यहाँ पर क्या है, ये आइस जो है एक एक्सेप्शन होता है, वो सिंक नहीं करता है। जब भी हम उसको वाटर में डिप करते हैं या वाटर में डालते हैं तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है। तो यहाँ पर एक अपोजिट सा स्टेटमेंट आ गया है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। हमेशा साइंस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक यूनिवर्सल लॉ को फॉलो नहीं कर रही होती हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर जो आइस है, उसका आइस इज़ अ सॉलिड, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड की, तो वो वाटर में सिंक कर जाता है। लेकिन आइस बीइंग अ सॉलिड हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर, सो इट फ्लोट्स ओवर द वाटर। तो ये इसलिए वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। यहाँ पर डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो लिक्विड्स, गैसेस की तो डेंसिटी बहुत कम होती है, वो तो बिल्कुल मिक्स ही हो जाती हैं, सॉलिड में हो या लिक्विड में हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर हम अभी आज का टॉपिक अपना कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर फॉर टुडे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।